हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज हम करने वाले हैं हिंदी की व्याकरण, या यूँ कहें कि हिंदी की वर्णमाला हम आज करने वाले हैं। आज के बाद जो भी आपसे पूछे कि हिंदी में कितने वर्ण हैं, या कोई भी आपको बताए कि ये वर्ण बताओ कहाँ से इसको बोलते हैं, इसको कैसे बोलते हैं, हिंदी की वर्णमाला सुनाओ। होता क्या है कि हम इंग्लिश की तो हमें पता है कि ज्ञात है हमें कि 26 टोटल लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना। हिंदी में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। आज के बाद नहीं होगी, बिल्कुल ट्रिक से आसानी से जानेंगे। क्लास में बने रहें, प्यार से पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला का टॉपिक। अच्छा, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? तो वर्णमाला कहलाता है, या यूं कहें वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। अच्छा, जिस ध्वनि के टुकड़े न किए जा सकें उसे क्या कहते हैं? उसे ही तो वर्ण कहते हैं। यूं कहें कि हिंदी की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण होती है। कैसे, कौन कौन से होती हैं? जिस प्रकार से कोई भी स्वर है, जिस प्रकार से ये हो गया, और व्यंजन है जिस प्रकार से ये व्यंजन है, तो ये वर्ण हैं। ठीक है, अगर ये इस प्रकार से मैंने क और अ को जोड़ के कै बना दिया तो ये अब वर्ण नहीं रहा, है ना। जो इसके टुकड़े न किए जा सकें वो होता है वर्ण। तो ये यहाँ पर दे भी रखे हैं, ये सारे के सारे वर्ण। जिस प्रकार अम, ई, क, ख, ये सारे के सारे। इस प्रकार एक एग्जाम्पल देख लो। आम। आम शब्द में 3 मूल ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी? आ, म और अ। तीनों मिलाकर आम बनाती हैं। तो ये आप समझ गए कि वर्ण क्या होता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें। चलिए आगे प्यारा सा क्वेश्चन देख लीजिए एक और। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के भैया 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, इतना भी आपको ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद वर्णमाला में कुल कुल कितने वर्ण हैं? यहीं पर सारा का सारा गड़बड़ी होती है ना, कि कितने हैं, 49 हैं, 48 हैं, 50 हैं, 55 हैं। तो 52 है भाई, 52 बिल्कुल वेरीफाइड है। 52 हैं। कैसे हैं, कौन कौन से हैं, सभी बता दूंगा। बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है मन में। ठीक है, लेखन के आधार पर 52 है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? हमने भी डिस्कस किया कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें वह वर्ण कहलाती है। यह हो गई बोलने में, सुनने में, ठीक है ना, वर्ण। लिखने में और ध्वनि, यहाँ पर देखें, लिखने में हो गए वर्ण, और बोलने और सुनने में मौखिक रूप से हो गई ध्वनि। ठीक है, बात वही है कि जिसके टुकड़े न किए जा सकें। अगर हम अभी साउंड के रूप में बोल रहे हैं तो वह ध्वनि होगा, और अगर हम लिखने के रूप में बोल रहे हैं तो वह वर्ण हो जाएगा। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? बीच में सार्थक है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सार्थक लिखा है तो यह शब्द हो जाएगा। सार्थक का मतलब क्या है? सह अर्थ, अर्थ के साथ में। तो अगर मैं यहाँ पर वर्ण लिख रहा हूँ तो उसका तो कोई अर्थ नहीं है। तो सबसे छोटी सार्थक ध्वनि शब्द है। जैसे आम, आम हमने लिखा तो इसका अर्थ तो निकल रहा है ना कुछ। तो इसी प्रकार सार्थक ध्वनि शब्द हो जाएगी भैया। स्वर और व्यंजन में स्वतंत्र कौन है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताएं आप कि स्वर इंडिपेंडेंट है या व्यंजन? बताएं, वावल्स या कॉन्सोनेंट? तो जो स्वर है वह है आज़ाद, स्वतंत्र है वह। उसको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप में सक्षम है। किस प्रकार से? जैसे अ है, वह अपने आप में ही सक्षम है, उसे किसी अदर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर क है तो क को तो अ की आवश्यकता होती है ना, फिर ही वह कै बनता है। ठीक है ना। तो यह तो आज़ाद नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। लेकिन स्वर है इंडिपेंडेंट। चलो फिर स्वर की परिभाषा जान लेते हैं। स्वर होता क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं स्वर। ठीक है भैया। स्वरों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कान खड़े कर लेना अपने स्वरों की संख्या के नाम पर। लिखने में 13 होते हैं और उच्चारण में 10 होते हैं। लिखने में कितने होते हैं? 13। उच्चारण में 10 क्यों होते हैं बता दूंगा। पहले देख लो कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, र, अम, अह। तो ये 13 के 13 जो हमने लिखने में होते हैं स्वर। लेकिन इनमें र, अम, अह ये नहीं होते। कहाँ नहीं होते ये?
उच्चारण में नहीं होते। उच्चारण में सिर्फ 10 ध्वनियाँ हैं, इनको छोड़कर जो 10 ध्वनियाँ बच गई वो उच्चारण में होते हैं स्वर, लेकिन लिखने में स्वर 13 होते हैं। कौन कौन से हमने जान लिए। अगर स्वरों के प्रकार की बात करें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लो। सबसे पहले हर्षव स्वर, जैसे स्वर पहले ही आज़ाद होता है ना, तो ये उसमें भी आज़ाद हैं। कैसे अ, ई, उ, र, इनको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो बच गए 7 है ना, जो 7 बच गए वो स्वर हैं तो इंडिपेंडेंट, लेकिन वो स्वरों की सहायता से ही बने हैं। जैसे अ है तो वो 2 बार अ से बना है आ। इसी प्रकार से ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे के सारे संयुक्त हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त स्वर हैं सारे स्वर ही। लेकिन जो हर्षव है वो सिर्फ 4 हैं, हमने डिस्कस कर लिए। दीर्घ 7 हैं, ठीक है। और प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत स्वर यूज में काफ़ी कम आते हैं, सिर्फ नाटक वगैरह में संवाद के लिए, जिस प्रकार आम, इस प्रकार से ये यूज होते हैं। लेकिन स्वर के प्रकार 3 हो जाते हैं, इसलिए प्लुत भी इसमें हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। अभी स्वर तो हमने कर लिए। इसके बाद व्यंजन पर जाने से पहले बीच में अयोगवाह आ जाता है। और अयोगवाह करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने माइंड को, जो आपका दिमाग है, उसको आज खाली ही रखना है। जो आपके पहले की जो भी धारणाएं हैं उनको एक बार साइड में रखेंगे। आज की प्यारी सी क्लास आराम से देखेंगे, उसको आराम से देख ले पहले आप। फिर आपका जो डाउट है फिर बताना, आपका कोई डाउट रहेगा ही नहीं। फिर क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। ये क्लास को एक बार रिवाइज से देख लेना, दोबारा कर ले, इसको देख लेना। बेशक आप इसको 1.5 पर लगा कर देख लें, पहले आप एक बार इसको समझ लें, ठीक है। अयोगवाह क्या होते हैं। स्वर के बाद हम बात कर रहे हैं अयोगवाह। देखिए, ऐसी ध्वनियाँ जो न तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन के साथ फिट बैठती हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। वे वर्ण जिनकी गिनती न स्वर में होती है और ना व्यंजन में होती है, ऐसे इनको अयोगवाह बोल देते हैं। अभी क्यों नहीं होती है इनकी गिनती और क्यों फिट नहीं बैठते हैं, क्या दिक्कत है इनमें, क्या परेशानी है। देखो, इनकी संख्या भी मात्र 2 ही है। एक है अम, इसके ऊपर शीर्ष में बिंदु होता है, और एक होता है अह, इसके पीछे बिंदु लगे होते हैं। चक्र क्या है कि परंपरा के अनुसार अनुस्वार व विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है ना। लेकिन ये स्वर ध्वनियाँ हैं ही नहीं। इनका उच्चारण तो व्यंजनों की तरह है। जैसे व्यंजन है कोई क प्लस अ, अब ये ऐसे भी फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि जो अम है, अंग अंगूर, जिसको आपने बचपन में बोला होगा अम, तो यह कैसे आएगा, पहले अ और बाद में ये खुद आएगा। तो इस प्रकार ये व्यंजन के पैटर्न में फिट नहीं बैठते हैं। और इसी प्रकार से जैसे हमने अहा यानी कि विसर्ग वाला ये इसको बोला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों, तो ये किसी पैटर्न में फिट नहीं बैठ रहे थे। तो इस कारण से इनको अयोगवाह करके दोनों को अलग कर दिया गया कि इनका अपना खुद का ही एक पैटर्न हम बना देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे व्याकरण कभी शायद नहीं पढ़ी हो। मैंने खुद भी नहीं पढ़ी थी। फिर मैंने हिंदी से मास्टर्स की और फिर मैंने ये सब जाना और फिर मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जान लेते हैं आगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। उससे पहले जान लें कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अभी इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 33 है, परंतु द्विगुण व्यंजन अड और ढ जुड़ने से इनकी संख्या 35 हो गई है। ये क्या यूज में आते हैं, कब कैसे जुड़ते हैं, इनकी बात करेंगे। देखिए, उससे पहले जो 33 व्यंजन हमने अभी कहा है उनको देख लेते हैं। इसके बाद द्विगुण व्यंजन को हम देखेंगे। जो 33 व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं। 33 व्यंजन देख लीजिए। जो कै वाली सीरीज है क ख ग घ और आगे क्या है, ये अंग, अडै नहीं है, ये अंग है। इसके बाद च छ ज झ अय ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। ये हो गए हमारे 25 और इन 25 को स्पर्श व्यंजन बोल देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो 25 हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि जो क वाली सीरीज है इसका जो उच्चारण है वो हमारे कंठ से होता है।
क ख ग। आप बोलकर देखें, ये सारे सेम पैटर्न पर आते हैं। ड ड ड ड ड, क ख ग घ ड, यानी कि ये एक समान ही आते हैं। जिस प्रकार एक ही जगह प्रहार हो रहा हो, ट ट ट ट ट, क ख ग घ अंग, है ना। तो ये इन सभी का उच्चारण स्थान एक ही है, क ख ग घ अंग, है ना। तो ये कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद इसी प्रकार च छ ज झ अय, है ना। ये सारे तालु है। ट वाली सीरीज मूर्धा है। इसके बाद त थ द ध न, ये दांत इनको टच करता है ना। जीभ दांत को टच करती है तो इनको दंत व्यंजन बोलते हैं। प फ ब भ म, हमारे होठ टकरा रहे हैं आपस में तो इनको ओष्ठ व्यंजन बोल देते हैं। इसी कारण से हमारी जो देवनागरी लिपि है हिंदी की, वह एक क्या है, वैज्ञानिक लिपि है। इसमें पहले ही पूरा का पूरा क्रम बनाकर सारे के सारे स्वर व्यंजन वर्ण सारे के सारे सेट कर रखे हैं, ताकि एक क्रम में ही हो। ऐसा नहीं है कि पहले क, फिर न, फिर च, फिर म। ऐसे तो उच्चारण स्थान फिर फिट नहीं बैठेगा, है ना। लेकिन पहले प्रॉपर सेट करके फिर ही बनाए गए हैं। और याद करने की ट्रिक क्या है, प फ ब भ म, ये तो हम बोल कर देख लेते हैं कि ओष्ठ से हमारे टच हो रहे हैं, है ना। त थ द ध न, जिसमें द आता है, इस मतलब जिस पैट इसमें जो लाइन है 5 वाली, इसमें द आता है तो दंत इसी हो जाएगा। और क से कंठ भी आप कर लेंगे, है ना। च छ ज झ अय, इनको बोलते वक्त हमारी जीभ ऊपर तालु से लग रही है। च छ ज झ अय, इस कारण से तालु हैं। और ट ठ ड ढ अण, इसमें हमारी जीभ थोड़ी सी तालु से आगे लग रही है। च ट ट, है ना, ऊपर। तो इस हिस्से को मूर्धा बोलते हैं, यानी कि मूर्धन्य स्वर व्यंजन। ठीक है। इसके बाद 25 हमारे हो गए। अब हमने टोटल 33 कहे थे, तो बच गए जो हमारे 8, वो कौन कौन से हैं। देखिए, अंतःस्थ व्यंजन य र ल व, इनकी आवाज़ अंदर से आ रही है। इस प्रकार लग रहा है कि जो ये 4 वर्ण हैं हमारे अंदर ही समा गए हैं। य र ल व, अंदर 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 से अंत है, अंत है, अंत है का मतलब भी तो अंदर होता है ना। इसी कारण य र ल व अंतःस्थ व्यंजन हमारे कहलाते हैं। और लास्ट 4 कौन से हैं, उसम व्यंजन। उसम, देखिए जब 4 स मिल जाते हैं तो गर्मी तो होगी ही ना, है ना। जब 4 स मिल गए तो गर्मी तो होगी ही ना। श, स, स और ह, चारों जो ये हैं ये उसम व्यंजन हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि इनको बोलते वक्त उष्मा पैदा होती है, यानी कि इनके उच्चारण में थोड़ी गर्मी का एहसास होता है, उष्मा निकलती है बोलते हुए। ये ट्रिक है कि जब 3 स और ह, यानी कि आप 4 स मान लीजिए, इकट्ठे होंगे तो गर्मी तो होगी ना, यानी कि उष्मा होगी। तो उष्मा से उसम व्यंजन। अब ये हमारे 33 हमने कर लिए हैं। अब जो हमने डिस्कस किया था बीच में कि हमारे द्विगुण व्यंजन भी 2 जुड़ गए हैं। ये कौन कौन से हैं, अड़ और ढ। अभी इनका यूज कहाँ पर हुआ है, और जो हमारे पहले ड और ढ है उनका यूज कहाँ पर हुआ है। देखिए, जो हम यहाँ पर देख रहे थे, आ जाइए यहाँ पर, जो ये हमारा ट ठ ड और ये हमारा ढ, ये दोनों हैं। अब ये तो हैं ही, इनका भी यूज हम साथ में देख लेंगे। देखिए, डूबना, डालना, ये सिंपल ड है ना। और ढलान, ढक्कन, ये ढ है। लेकिन जो द्विगुण व्यंजन आए हैं, अड़, लड़का, झड़प, गड़बड़ और रबड़, और जो ढ हमने हमें डिस्कस की थी, चढ़ाई, गाढ़ा, साढ़े, दोनों में फ़र्क है। ढलान, ढक्कन, चढ़ाई, गाढ़ा, साढ़े, दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे हैं ना। और इसी प्रकार डूबना और लड़का, इनमें फ़र्क है। और कई सारे दोस्त बोलते हैं कि सर जो आपने ये बताया ये अंग है, जो कै वाली सीरीज में अंग है आता है, इसका यूज फिर कहाँ होता है। इसका यूज इंडिपेंडेंटली तो नहीं होता, लेकिन इसका यूज साथ में जुड़कर होता है। जिस प्रकार गंगा, गंगा है ना जो, तो जो ऊपर अंग है वह इसी से बना है। और कई दोस्त बोलते हैं कि जो सर ये च छ ज झ अय अय बताया आपने, इसका यूज कहाँ पर होता है। इसका यूज भी प्रॉपर तो नहीं होता, जुड़कर होता है। जिस प्रकार ज प्लस अय मिलकर ये बनाते हैं ज्ञ, ज्ञाता, ज्ञानी, यहाँ पर यूज होता है इनका। तो अब तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, तो हमने देख लिए अभी
कितने देख लिए, 13 स्वर प्लस 33 और 2 है ना 35, यानी कि 48 हमारे अभी टोटल हो गए हैं। इसके बाद 4 कौन से बच गए हमारे संयुक्त व्यंजन। ये कौन से होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और सर। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इनको जोड़कर टोटल 52 हो जाते हैं। ये कैसे बने हैं वो भी बता दूंगा, डोंट वरी। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये आंकड़ा देखा है, इसको समझा है। पहले मुझे भी 49 या 50 या कहीं पर 55, कहीं पर 42 ऐसे ऐसे मिल रहे थे, लेकिन काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपके सामने यह वीडियो पेश की जा रही है। चलिए देखिए, दंत ओष्ठ्य व्यंजन कौन सा होता है, सिर्फ एक व्यंजन व ऐसा है जिसमें दंत और ओष्ठ सभी का प्रयोग हो रहा है। व इसमें हल्के से होष्ठ भी हमारे टच हो रहे हैं और दांत से भी जीभ टकरा रही है। व इसके बाद वत्सरीय व्यंजन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़े से अजीब लग सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन, लेकिन इनको भी समझना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जीभ ऊपरी मसूड़ों से स्पर्श करती है, न र ल है ना, न र ल। तो ये तीनों वत्सरीय व्यंजन हैं हमारे। वत्सरीय में आप वर्ड्स कहेंगे कि क्या बता रहे हैं आप, तो इनको हमें लर्न करना है। लर्न, ल र न, तो वही तो है ल र न, है ना। ठीक है। उसम व्यंजन कौन से हैं जिनके उच्चारण में हमें थोड़ी गर्माहट सी महसूस होती है। 4 स मिलेंगे तो गर्मी होंगी ही ना। श, स, एक स ये भी तो आएगी ना, स और ह। ठीक है। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, अकेला ही है, र ऐसा अकेला ही है, ये है जिसमें जीभ तालू से लुढ़क कर बाहर आती है, तो र इसको लुंठित बोल देते हैं, लुंठित व्यंजन। और उक्सिप्त क्या होते हैं, उक्सिप्त या द्विगुण, हमने अभी जाना था कि द्विगुण वाले 2 व्यंजन हैं हमारे, इनको उक्सिप्त भी बोल देते हैं, अड़ और ढ। ठीक है। अब बताएं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। 25 है भाई, 5 हैं, 5 के 25 हो गए। अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन किन्हें कहते हैं, जिनके उच्चारण में हमारी नासिका का प्रयोग साथ में होता है। जिस प्रकार कौन कौन से हैं बताएं, अंग, अय, अण, न, म। जो हमारे 25 टोटल व्यंजन हमने देखे थे, पांचों के लास्ट वाले एक एक वर्ड या व्यंजन कह लीजिए आप, तो वो जो 5 हैं वो नासिक्य व्यंजन हैं। ठीक है। और निरानुनासिक कौन से होते हैं, जो अनुनासिक नहीं हैं, जो बच गए सारे वो हो गए निरानुनासिक। ठीक है। इसके बाद प्रकंपित कौन से हैं, प्रकंपित या लुंठित एक ही बात है भाई, रह के बारे में बात हो रही है कि जेब लुढ़क कर आती है या कंपन सी होती है। र बोलते हुए ना, राजमावर, वही वही रह है, ये है, तो इसमें होती है ना कंपन सी। संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमने जान लिया। संयुक्त व्यंजन भाई 4 हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। कैसे बनते हैं जानना है क्या, जान लो। अक्षय कैसे बना है, क और श षटकोण वाली स से बनकर बना है अक्षय। आपका जो फ़ोन का कीपैड है आप उसको हिंदी में करें, हिंदी में करके, और अक्षय जब आप कैसे लिखेंगे, आप आधी कह लें और प्लस इसके स। प्लस तो क्या करना है, पहले क लेकर उसमें होता है आपके लिए स्पेशली कि इसको आप आधा करना चाहते हैं, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद आप जस्ट टाइप कर दें अक्षय, तो यह एक साथ में अक्षय बन जाएगा। ठीक है। जैसे अक्षतरीय हो गया। त्रय, त्रय क्या होता है, त और र होता है, यह है। और त्रय वास्तव में कैसे लिखते हैं, त लिख के इसके पैरों में र होता है, यह ऐसे। ये तो मुझसे भी गलत लिखा गया है ना, इस यहाँ देखो, ये तय हो गई और इसके पैरों में र, इस प्रकार से त्रय होता है। और ज्ञ कैसे होता है, आधी जय और अय मिलकर बनता है ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञाता। ठीक है। श्रय कैसे होता है, स 21 वाली स प्लस र मिलकर बनते हैं श्रय। अब अगर आपने सेशन को बड़े अच्छे से किया है तो कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, बताओगे ना, तो बताइए। जो स्वर हैं उनमें अयोगवाह कौन कौन से हैं, क्या ये दोनों अम और अह अयोगवाह हैं। ठीक है। और हम बोलते वक्त किनको ऐड नहीं करते, इन तीनों को ऐड नहीं करते, लिखने में हम सिर्फ इनको मानते हैं कि ये 10 हैं। और ये वाले हो गए हमारे 25 क्या, स्पर्श व्यंजन। हाँ ठीक है, स्पर्श, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, है ना। ये द्विगुण हो गए, ये हो गए अंतःस्थ है, ये उसम और ये संयुक्त व्यंजन।
अभी आपने कितने सही किए हैं वो आप देख लें, आपने कितना सीखा आज। जैसे मैंने पहले बताया था कि क्लास को कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि आपको कोई डाउट नहीं बचे, है ना। मुश्किल ही बचा होगा डाउट को, क्योंकि क्लास को इतने इजी और प्यार से हमने किया है। अभी आपको क्या करना है कि इसी क्लास को या तो अभी या कुछ देर के बाद अभी कर लेना, दोबारा से स्टार्टिंग से प्ले करो। इसको 1.5x पर लगाओ। अगर 2 पर लगाओगे तो आपको शायद समझ में नहीं आए, मैं पहले ही फास्ट बोलता हूँ। तो 1.5 पर लगा कर आपको क्लास को दोबारा देखना है। और आपकी आज हिंदी वर्णमाला इतनी प्यार से कवर हो गई है। इसके बाद अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन का टॉपिक है, आज नहीं करेंगे। आज काफ़ी बड़ी क्लास हो गई, 20 मिनट की हो गई है ना। अगर ये टॉपिक भी देखना है तो इसके बाद मिल जाएगा, आप वो भी देख लेना। और ऐसे ही सारे टॉपिक हम करने वाले हैं बारी बारी से। जो टोटल इतने सारे टॉपिक हैं, ये 16 हैं और ये 4, 20 टॉपिक हम कर रहे हैं डेली, एक एक क्लास कर रहे हैं। क्योंकि आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इन्हीं में से क्वेश्चन कई बार हम क्विज में डाल देते हैं, जो रात को 9 बजे टेलीग्राम पर क्विज होती है, वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है भाई। और द टीचर्स 02 इस नाम से हमारा टेलीग्राम है ही, आपको पता ही है। द टीचर्स 02 इस नाम से है, उसको ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हिंदी इतने प्यार से करेंगे, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है ही ऐसा कि जिसको इतना अच्छे से समझेंगे उतने वह नंबर आपके बढ़वा देगा। अगर 15 नंबर की आ रही है तो 15 आ जाएंगे, अगर 20 की है तो 20 आ जाएंगे, 5 की है तो 5, 10 की है तो 10। और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, हमारी राजभाषा भी है ना। तो इसको हम बड़े प्यार से समझेंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है बताएं कमेंट बॉक्स में। और आपकी तैयारी से संबंधित कोई डाउट है तो उसको आप टेलीग्राम पर आकर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टाग्राम पर आप आकर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कई सारे दोस्त पूछते भी हैं टेलीग्राम पर आकर, हम उनको एडवाइस भी कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी दिक्कत मत लीजिए। और अगर आपको कई बार लगता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, छोड़ देते हैं, तो छोड़ देंगे तो फिर अगले साल फिर आपके सामने यही कंडीशन आ जाएगी। दोबारा तैयारी शुरू करने से अच्छा है कि अभी थोड़ा और इसको कंटिन्यू कर लिया जाए। हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। आपकी कंडीशन जो भी हैं, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो आपको आपकी वर्तमान स्थितियों से उभार कर काफ़ी ऊपर तक ले जा सकती है। कोई भी डाउट लग रहा है तो बेसोच होकर, बेचिंता होकर हमें मैसेज कर सकते हैं आप, वहाँ पर आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि प्यारी प्यारी ऐसी क्लासें आपको मिल रही हैं। और वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।